बैटरी देखिए, मैं वापस देखो रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक बल्ब इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट प्लस हीट में, कैंडल कैंडल में होती है केमिकल एनर्जी, लाइट प्लस हीट में। देखो केमिकल एनर्जी पेट्रोलियम के जितने प्रोडक्ट हैं, कॉयल है, बैटरी है, कैंडल है, वहां पर आपको केमिकल एनर्जी मिलती है। बैटरी में भी कौन सी एनर्जी होगी? केमिकल एनर्जी। लेकिन बैटरी किस में कन्वर्ट करेगी? ये इलेक्ट्रिक एनर्जी में। किस में कन्वर्ट करती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है। डायनेमो, डायनेमो आपने सुन रखा है? डायनेमो सर आप बोल रहे हो कि बैटरी में इलेक्ट्रिक केमिकल एनर्जी होती है यस और वो कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी करती है। यस। देखो अच्छा। बैटरी में होता है केमिकल्स की फॉर्मेशन से एनर्जी उसमें स्टोर होती है बैटरी में। लेकिन बैटरी को अपन यूज करते हैं, सेल, कोई भी इलेक्ट्रिक सेल ले लो, बैटरी ले लो, वो क्या करता है? वो इलेक्ट्रिक एनर्जी देता है, करंट देता है। ठीक है। अब जो भी इलेक्ट्रिक एनर्जी देगा उससे हमारा बल्ब जलेगा, ट्यूबलाइट जलेगी, फोन चार्ज होगा, ये सब बैटरी तो से हो सकता है ना। ओके। डायनेमो, डायनेमो क्या होता है? डायनेमो जैसे आपने कार देखी है, कार के यहाँ पर व्हीकल्स, पहिए जो होते हैं, व्हील्स होते हैं, उनमें लगा होता है। अब जैसे जो आपका रोटेशन करता है, पहिया रोटेट करेगा, तो मैकेनिकल एनर्जी होती है। रोटेशन यानी कि काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी मैकेनिकल एनर्जी। डायनेमो करता है बैटरी को चार्ज, यानी कि बैटरी किससे कनेक्ट है? इलेक्ट्रिक डिवाइसों से, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो डायनेमो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। और बताइए, आपकी मोटर है, घरों में पानी वाली मोटर होती है ना, वो क्या करती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को, मोटर जो है आपकी घरों में जो यूज में लेते हो आप मोटर, इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में। पानी को ऊपर ले जाते हैं ना, पानी को अपनी टंकी में भरना है, तो इलेक्ट्रिक मोटर यूज करोगे, तो उसके लिए चाहिए आपको इलेक्ट्रिसिटी। वो क्या करती है फिर उसके बदले? आपको पानी नीचे से ऊपर ले जाती है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है। स्पीकर, स्पीकर बताओ, स्पीकर क्या करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। स्पीकर के लिए देखो, पहली बात तो रनिंग के लिए स्पीकर को इलेक्ट्रिक चाहिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए, लाइट चाहिए, सप्लाई चाहिए। लेकिन करता किसमें? साउंड एनर्जी में। किसमें? साउंड एनर्जी में। माइक है, माइक, माइक के लिए चाहिए आपको साउंड, साउंड टू इलेक्ट्रिक। ठीक है। इस तरह से बहुत सारे डिवाइस हैं। चलो अब अपने टॉपिक पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी? बताओ। बैटरी। क्या हो जाएगा? बैटरी, बैटरी आंसर हो जाएगा। लाउड स्पीकर है, क्या बताया मैंने? इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। सोलर सेल, सर सर सोलर, मैं सुन नहीं पाई, आपने क्या बोला? फर्स्ट वाला धीरे बोल रहे हो और हम दोनों है ना लीड नहीं लगा सकते क्योंकि हम एक ही फोन से पढ़ रहे हैं। देखो हाँ सर फिर सुनाइए। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कौन करता है? बैटरी। अभी पढ़ा हमने, बैटरी जो होती है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, ये तो हो गया आंसर। बाकी अदर ऑप्शन की बात करूं मैं, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती थी बताओ? इलेक्ट्रिक मैकेनिकल एनर्जी को चेंज करती है और इलेक्ट्रिक एनर्जी लेती है। लेती है। तो मोटर के लिए आपको, मोटर को देखो चलाने के लिए आपको चाहिए बिजली, बिजली का मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए। करती क्या है हमारे लिए? पानी को ऊपर ले जाती है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी। सोलर सेल, सोलर सेल के लिए आपको चाहिए लाइट, लाइट सनलाइट, सनलाइट है ना, तो एक तरह से हीट एनर्जी भी कह सकते हैं, सनलाइट एनर्जी कह सकते हैं। करती क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। लाउड स्पीकर क्या करता है? इसको लाउड स्पीकर के लिए चलाने के लिए चाहिए आपको इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी। किसमें कन्वर्ट करता है? साउंड एनर्जी में। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, द एनर्जी। नहीं सर ये तो हो गया। ओके। ड्यू टू इट्स पोजीशन, क्या है? सेवन पोटेंशियल वाला। एनर्जी। जूल इज द यूनिट ऑफ, बताओ फटाफट फटाफट बताते चलो। वर्क, द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज KWH, किलोवाट
hour. When an object fall freely towards the ground, then its total energy, बताइए पलक। remains constant. रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए क्यों, क्योंकि आप जानते हो Sir, एनर्जी कंजर्वेशन, किसी भी प्रोसेस में एनर्जी लॉस नहीं होती है। जब कोई पार्टिकल नीचे से ऊपर आता है, ठीक है, तो देखो ऊपर जब टॉप पर है, अपनी टॉप पोजीशन पर है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है हाईएस्ट और काइनेटिक एनर्जी होती है जीरो। जब वो नीचे आता है ना, तो हाइट कम होती है, हाइट कम होगी तो सर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, लेकिन इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी इसके एवज में, इंक्रीज। तो पोटेंशियल एनर्जी sir, डिक्रीज। potential energy वही होती है ना, सपोज हमने किसी बॉल को हम किसी हाइट पर लेके गए, तो जो Yes. हमने वर्क डन किया उस बॉल को उठाने में, वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी ना। यस, वही तो होती है, एनर्जी इज द वर्क डन। तो वर्क डन आया आपका mgh। तो कहने का मतलब ये है, किसी भी पोजीशन को ले लो आप, किसी भी पोजीशन को, और अब हमेशा एनर्जी रहेगी रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट। और सर इस केस में ये जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। यस, क्योंकि जैसे जैसे आपकी बॉल नीचे आएगी ना, नीचे उसकी स्पीड डबल, मतलब स्पीड उसकी इंक्रीज होती जाएगी, स्पीड इंक्रीज होगी यानी कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। बट ड्यू टू ड्यू टू लेस ऑफ हाइट, हाइट कम हो रही है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी कम, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। ओके, सो ओवरऑल बैलेंस रहेगा मैटर, बैलेंस मतलब। यस, सर काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी होती है जैसे पोटेंशियल एनर्जी होती है। रिपीट रिपीट। सर काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी होती है जैसे पोटेंशियल एनर्जी। स्टोर्ड एनर्जी तो केवल होती है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तो एट द इंस्टेंट होती है, जैसे उसमें वेलोसिटी है उसी टाइम में एनर्जी होती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6, इन 1 मिनट हाउ मच एनर्जी सर डज। 6 वाला जो आंसर है वो मेरा 600 जूल्स आ रहा है, पर बुक में 6000 जूल्स दे रखा है। हाँ वो देखते हैं, देखिए 100 वॉट आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है, 100 वॉट का है ना, 1 मिनट में कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी, तो बताइए। एनर्जी के लिए आपको क्या E करना is है, equals to E by T. क्या बोला। Power is equals to energy by time. यस, तो P इंटू टी, एनर्जी इक्वल टू P इंटू टी। पावर कितनी दे रखी है, 100। 100 watts. टाइम कितना दे Time रखा है, 60 1 seconds. मिनट यानी 60 सेकंड, है ना। लेकिन आप 1 मिनट में लिखोगे तो उसको 1, तो कितना आएगा, कितना आएगा, 600 joules. 6000 जूल आएगा ना। 6000 ही तो आएगा, 30। हाँ सर, सॉरी हाँ सॉरी सर, सॉरी। 6000 जूल, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, व्हाट हैपेंड टू द बॉडी ऑन विच पॉजिटिव वर्क डन, बताइए। इट्स लॉस एनर्जी, इट्स गेन एनर्जी, नो चेंज इन एनर्जी। ये फर्स्ट, वाला नहीं आया। व्हाट हैपेंड टू द बॉडी ऑन विच, देखो वर्क डन जब पॉजिटिव होगा तो एनर्जी हमेशा गेन होगी। देखो सीधी सी बात है, वर्क डन पॉजिटिव यानी कि वर्क डन पॉजिटिव होने का मतलब है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है, तो आपकी जो एनर्जी है वो गेनिंग होगी, यानी कि इंक्रीज होगी आपकी एनर्जी, ना कि डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 8, ये एनर्जी तो ना तो डिस्ट्रॉय होती है, क्या, एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय होती है ना क्रिएट होती है, तो गेन एनर्जी होगी, एनर्जी में चेंज नहीं आया ना। ये केवल देखो रेस्पेक्टिव में बात करें तो व्हाट्स हैपन टू द बॉडी, बॉडी के साथ क्या हुआ है, हो सकता है एनर्जी आपकी फ्रैक्शन की फॉर्म में चली गई हो, किसी अदर फॉर्म में चली गई हो ट्रांसफर होके, बट आप बॉडी के लिए बात कर रहे हैं, तो जब पॉजिटिव वर्क होगा बॉडी पर तो उसमें एक तरह से एनर्जी इंक्रीज होगी, गेन होगी। हालांकि उसके एवरेज में बैलेंस में और भी फैक्टर हो रहे होंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट के लिए गेनिंग। देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, पर एनर्जी ना गेन होती है ना लॉस होती है, वो तो कांस्टेंट रहती है ना।
क्या चीज? आपकी बुक सर में एनर्जी तो गेन नहीं होती और ना ही लॉस होती है, तो वो कांस्टेंट रहती है, तो फिर इसमें गेन एनर्जी क्यों होगा? देखो, आपकी बुक में आंसर क्या है? सर एक सेकंड चेक कर। सर यही है, इट गेन्स एनर्जी। हाँ, देखो चीज क्या होती है कि मैंने कहा, जैसे देखो मैंने कहा, आप देखिए जरा क्वेश्चन को रीड करना है ना। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है कि जो आपकी बॉल है, आपकी जो बॉल है वो ऊपर से नीचे आ रही है ना, नीचे फ्रीली गिर रही है। तो मैंने क्वेश्चन किया पोटेंशियल एनर्जी बताओ क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? फटाफट आंसर दो। डिक्रीज, जीरो। डिक्रीज होगी ना? यस हेलो? सर, डिक्रीज होगी। यस सर। हाँ, तो आपने अब क्यों नहीं कहा यस कि सर सर, डिक्रीज। आपने अब क्यों नहीं कहा कि सर पोटेंशियल एनर्जी, आप कह रहे हो सर डिक्रीज होगी एनर्जी, अभी तो कह रहे थे कि कांस्टेंट रहती है। तो देखो बात किस पर हो रही है, यानी कि कोई फैक्टर पर हो रही है। सर वो पोटेंशियल, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है ना। हाँ टोटल एनर्जी। तो इसी तरह से इसमें भी यही कहना चाह रहा है कि एनर्जी में क्या चेंज आएगा फिलहाल, मतलब एनर्जी जब वर्क डन होता है ना पॉजिटिव, तो उसकी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी तो पॉजिटिव होती है, उसके एवरेज में बैलेंस के लिए जरूर कुछ ना कुछ हो रहा होता है, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहे, फ्रैक्शन यहाँ पर नहीं है, कई चीजें नहीं है, तो वो तुम्हें नेगलेक्ट करनी है। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में आंसर देना है वो देखना है आपको। टोटल एनर्जी की बात होती, टोटल एनर्जी तो ये भी आता कांस्टेंट, बट टोटल एनर्जी नहीं कह रहा, ये कह रहा है कि वर्क डन पॉजिटिव है। अब वर्क डन भी तो एक एनर्जी है, अरे वर्क डन भी तो एक एनर्जी है कि नहीं है? यस और नो? यस सर। तो वर्क डन अगर पॉजिटिव हो रहा है तो वो ऑब्जेक्ट में एनर्जी गेन करेगा, वो गेन करेगा, बस इतना आपको आंसर देना है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया क्या? सर क्वेश्चन नंबर 11। चलो ये सारे हो गए, और किसी को डाउट तो नहीं है? खुशी, रोहन? सर ये क्वेश्चंस हमारी में नहीं है नहीं है सर, ये टेक्नो की क्वेश्चन है, हमारी बुक एनटीएससी वाली है। अच्छा, तो आपके क्वेश्चन कहाँ है फिर? आपके बुक में है? हाँ सर है। देखो मैं एक बात बता दूं, वैसे तो ओवरऑल काफी क्वेश्चनों का कॉन्सेप्ट सेम होगा। आप अपने बुक में जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको ये टेक्नो सीरीज के आपको कॉमन मिल जाएंगे, या फिर हूबहू मतलब हाँ लॉजिकली बहुत सेम मिल जाएंगे। तो आप ये मैं शेयर कर दी, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। एनटीएससी वाली बुक में सिर्फ 42 क्वेश्चंस ही हैं। हाँ वो तो जो भी हैं, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो आप किसी बुक का कर लो कवर, तो आपने टॉपिक कवर कर लिया, क्वेश्चन कवर किसी भी बुक के कर लिए, टॉपिक कवर कर लिया। तो जी आवाज बहुत कट कट कर आ रही है। आवाज कट रही है, थोड़ा इंटरनेट का इशू तो होता ही है, शाम के टाइम रात थोड़ी ज्यादा हो जाती है ना, तो पीपल्स आर यूजिंग द मोर नेट, सो देयर मे बी सम प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेट। चलो तो ऐसा करता हूँ, खुशी, खुशी यस तो आज देखो ये क्वेश्चन जितना हो सके कवर कर लेते हैं। सर आपकी क्लास जी हेलो, सर अभी क्लास खुद ही कट गई थी। क्या हो गया? हेलो सर। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द वर्क डन बाय मेंशन फोर्स इज नेगेटिव? ये तो बहुत सिंपल है, प्लग नेगेटिव फोर्स पूछा है। टेंशन ऑफ केबल व्हाइल द लिफ्टिंग इज असेंडिंग। देखिए जब ये इसमें क्या क्वेश्चन क्या है, देखो कोई भी टेंशन रस्सी में या केबल में कोई टेंशन आ रही है, ठीक है, और उसको हम लिफ्ट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं? लिफ्ट। आप आवाज आ रही है क्या? हेलो? सर आ रही है।
तो देखो Yes, जब sir. हाँ देखो जब आप किसी को लिफ्ट करते हो ना, जैसे ये हो गया आपका हैंड, है ना, इस ये केबल से आप किसी ब्लॉक को उठा रहे हो, तो ये ब्लॉक का मास है m, ठीक है। तो इस टेंशन पर, टेंशन जो होता है ना, यो हमेशा अपोजिट लगता है। यानी कि देखो, देखिए मैं बता भी चुका हूँ आई होप। जैसे ये कोई दो ब्लॉक हैं, इन ब्लॉक के बीच में कोई एक रोप, रस्सी बंधी है, तो इस पर अगर मैं इसको खींचूं, इस ब्लॉक को, तो देखो टेंशन कैसे लगेगी बताओ, इस तरह से लगती है, इस तरह से लगती है, ठीक है। तो यानी कि हमेशा ब्लॉक से दूर, ब्लॉक से दूर लगती है टेंशन, ब्लॉक से दूर। तो देखो ये ब्लॉक है, ब्लॉक से दूर, फार अवे, तो टेंशन की डायरेक्शन हमेशा आपको ब्लॉक से दूर देनी है। अब बताइए, अगर मैं उसको ऊपर लिफ्ट कर रहा हूं, तो डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, फोर्स भी ऊपर, तो बताइए वर्क डन कैसा आएगा, सेम डायरेक्शन में कैसा आता है बताओ फटाफट, पॉजिटिव। कैसा आता है, पॉजिटिव। Positive. तो ए ऑप्शन नहीं है, ए में पॉजिटिव पूछ क्या रहा है वो, नेगेटिव, ठीक है, ये सर पॉजिटिव। डी होगा, कौन सा होगा, डी डी ऑप्शन ऑप्शन, द डी ऑप्शन, ग्रेविटेशनल हाँ फोर्स सर, क्योंकि डिक्रीज होगा तो नेगेटिव हो जाएगा. यस, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है हाँ सर, नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे यस, ग्रेविटी लगती है नीचे की तरफ और आप उस बॉडी को पुल कर रहे हो ऊपर की तरफ, तो दोनों अपोजिट, अपोजिट में नेगेटिव। देखो इसमें, देखो इसमें भी पॉजिटिव आएगा और इसमें भी आपको पॉजिटिव आएगा वर्क, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन डी। ओके, चलो और कोई डाउट है और बॉडी ऊपर हो रही। हेलो, सर क्वेश्चन नंबर 15, सर क्वेश्चन नंबर 15, 15 यस सर 15 जो 15 है वो मैंने देखे हैं, बहुत सिंपल से हैं। वैसे कौन सा क्वेश्चन है, कैन यू सर रीड क्वेश्चन द, नंबर 15, हाँ कैन यू रीड द क्वेश्चन। a ball is thrown, a ball is thrown vertically upwards from the ground. Regarding the work done by air resistance, which of the following is correct? सर ऑप्शन भी पढ़ूं? पढ़ो, Work done is positive during the ascent and negative during the descent. Option B, work done is positive during the ascent and positive during the descent. Option C, work done is negative during the ascent and positive during the descent. Option D, work done is negative during the ascent and negative हाँ तो ये सिंपल हुआ ना, देखो during the descent. ये ऐसे देखो, जब आप बॉल को ऊपर की तरफ असेंडिंग ऑर्डर में ले जा रहे हो, ऊपर ले जा रहे हो, तो वर्क डन आएगा नेगेटिव, ठीक है। जब बॉल को नीचे की तरफ डिसेंडिंग ऑर्डर में ले जाओगे तो वर्क डन आएगा पॉजिटिव। कौन सा ऑप्शन सही है, फिर मैच करो। तो डिसेंट क्या होते हैं? सर वो एयर रेजिस्टेंस से पूछ रहा है, वर्क डन। अरे उसका मैं बताऊं क्या मतलब है, ये बॉल आपने ऊपर की तरफ फेंकी, ओके, अपवर्ड फेंकी, तो वो कुछ टाइम बाद वो नीचे भी आएगी, आएगी नहीं आएगी, आएगी नीचे। तो अब वो यूं कहना पूछ रहा है कि वर्क डन, एयर फ्रैक्शन तो क्या है, एयर का मतलब यहाँ पर फाइनली ग्रेविटी के लिए है। जब ऊपर जाएगी बॉल, ऊपर जब जाएगी तो वर्क डन नेगेटिव, बॉल नीचे आएगी तो वर्क डन पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर जो भी मैच कर रहा है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। ओके, सर आप क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 बोलो। देखो मैंने, वर्क इज सेड टू बी डन बाय फोर्स, ऑप्शन वर्क इज सेड टू बी, work is said to be done by force. Option A, if the body has displacement. Option B, if the magnitude of the force is not equals to 0. Option C, if the force or component of the force is along the direction of displacement. And option D, none of the above. हाँ तो क्वेश्चन पढ़ो एक बार, दोबारा क्वेश्चन पढ़ना, केवल क्वेश्चन। Work is said to be done by force. हाँ तो ये ऐसा कह रहा है कि अगर मैंने किसी भी चीज पर फोर्स अप्लाई किया तो किस केस में वर्क डन आएगा, किस केस में कुछ ना कुछ वर्क डन आएगा। तो देखिए
ये जरूरी कंडीशन कौन सी होगी? तो ऑप्शन नंबर आपने ए बताया कि देखो सिंपल सी बात है, आपने फोर्स अप्लाई किया, अब किस किस कंडीशन में हमेशा वर्क डन आएगा? अगर देखो फोर्स जीरो नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन थीटा यानी कि दोनों के बीच में 90 डिग्री है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री है, तब वर्क डन क्या आता है? जीरो। वर्क डन क्या आता है? जीरो। ठीक है, फोर्स तो आपने लगाया, फोर्स नॉन जीरो है लगाया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट जीरो, तब भी वर्क डन क्या आएगा? जीरो। ठीक है, और आपने एक ऑप्शन ये बोला कि फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें वर्क डन आ जाएगा, इसमें वर्क डन आएगा। तो कुल मिला के ये तो मैंने थ्योरी में कराया हुआ है ना सारे, इसमें क्वेश्चन में कहाँ सॉल्यूशन की बात आ रही? आपने थ्योरी पढ़ी क्या? हेलो, यस सर। ये ऐसे क्वेश्चन थे, मैंने इसीलिए छोड़ यस रखे। सर। देखो मैंने सीधा 21 डाला, मैंने क्वेश्चन पढ़े, वो क्वेश्चन सारे ऐसे थे जो थ्योरी से डायरेक्ट हो रहे हैं, उनमें नहीं करना कुछ भी। सो दैट्स व्हाई आई स्किप दिस ऑल दिस क्वेश्चंस, है ना। बाकी तो मैंने थ्योरी में मैंने काफी क्वेश्चन कराए ना, उनसे बहुत मैचिंग है उनकी। ठीक है, तो 21 देखो, a body of mass 5 kg is move up over 10 meter long along the line of greater slope of a smooth inclined plane of indicating 30 degree horizontal g this work done। क्या क्वेश्चन कर सकते हो क्या? 21 क्वेश्चन देखो, मैं समझा देता हूं कि सर ये वाला हुआ क्या। 21 देखिए, नो सर। देखो मैं करा रहा हूं, एक एम मास का कोई ब्लॉक 5 kg का है, ठीक है, और ये 30 डिग्री वाले इंक्लाइंड प्लेन पर फिसल रहा है। ओके, ये स्लाइड कर रहा है, फिसल रहा है, मूविंग अप ओवर 10 मीटर अलोंग द लाइन ऑफ ग्रेटर स्लोप। 10 मीटर अलोंग द लाइन ऑफ ग्रेटर स्लोप, 10 मीटर का एक स्लोप है, 10 मीटर लेंथ का कोई स्लोप है। ओके, 30 डिग्री एंगल दे रखा है, 5 kg का ब्लॉक है। ओके, इंक्लाइंड प्लेन है 30 डिग्री का, हॉरिजेंटली हॉरिजेंटल से 30 डिग्री एंगल। ओके, जी लेना है आपको 10, जी कितना है? 10 लेना है। वर्क डन पूछा है, क्या आप नहीं कर पाओगे क्या? ये तो बहुत सिंपल है, देखिए वर्क डन क्या कर होता है लेंगे बताओ? सर। वर्क डन क्या होता है? एम जी एच, फोर्स। एम जी एच। तो देखिए आपको एच निकालना है। देखो मैंने उस दिन बताया तो था कि वर्क डन सिंपल आपको एम जी एच लगाना है। एम यहाँ पर दे रखा है 5, जी दे रखा है 10, एच कहाँ से आएगा सर? एच में आपको कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाना है? एच क्या है यहाँ पर? परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देगा इनमें रिलेशन बताओ? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिलेशन देता है? साइन। साइन देता है क्या? साइन इक्वल टू क्या होता है बताओ? साइन P इक्वल upon H। पी अपॉन H। एच। ओके, पी परपेंडिकुलर एच है, वो निकालना है, अपॉन हाइपोटेनियस कितना है? 10। ओके, इक्वल टू साइन, साइन कितना? 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री कितना होता है भाई? कितना होता है? 1/2। साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। तो यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी 5। एच की वैल्यू कितनी आएगी? 5। एच की 5 वैल्यू रखो तो कितना आएगा? 250 जूल। कितना आएगा? 250 जूल। सो योर आंसर इज सी, राइट है। ओके, यस सर यही। देखो इसमें लॉजिक इतना, हाँ अच्छा क्वेश्चन है। लॉजिक आपको इतना लगाना है कि हाइट निकालनी है, हाइट के लिए आपको एंगल दे दिया, उसका स्लोप की लेंथ दे दी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाओ, हाइट निकालो और एमजीएच में रख दो, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर सर 21 मेरा हो, सर 22 मेरा हो तो गया, पर उसमें मुझे एक डाउट है। 21 में और किसी को डाउट है क्या?
अंशिता खुशी, नहीं सर, नहीं है सर, मैंने तो ये क्वेश्चन ही नहीं करे हैं अभी। देखिए सर ने तो समझा ऐसा करता हूँ, देखो ऐसा करूंगा, मैं पीडीएफ दे दूंगा आपको ये वाली, ठीक है, क्वेश्चन वाली। दिया सर। हेलो, तो आप ये क्वेश्चन कर लाओगे फिर कल, कल करके ले आओगे? यस सर, कर लेंगे कल। देखो क्वेश्चन आपके मतलब ऐसा नहीं होगा बहुत अलग होंगे, मैं क्या कह रहा हूँ, थ्योरी सर सेम, सेम ही है, ज्यादा अलग नहीं है। ज्यादा अलग होते भी नहीं है, अगर होते भी हैं तो ऐसा कोई ये तो है नहीं है कि जो आपकी जो तुम्हारी बुक में है वही क्वेश्चन आने वाले हैं। आपको तो बस अपना लॉजिक क्लियर करना है, न्यूमेरिकल अटेंड करने की कैपेसिटी बढ़ानी है कि न्यूमेरिकल सर कैसे अटेंड करते हैं, लॉजिक क्या रहता है, आपको ये क्लियर करना है। क्वेश्चन आपको कहीं से भी मिले, एनटीएससी के लेवल बल्कि अच्छा है, तो आप तो आपकी तो बेसिक कवर हो जाएगा, आपका ओलंपियाड वाला वो तो बेसिक कवर हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो ओके सर। आप जितना समझ समझ सर 22 मेरा क्वेश्चन हो तो गया, पर हाँ जी 22 हो गया, बताओ क्या डाउट है इसमें? सर ये डाउट है कि जब उसने 2 मिनट उसे होल्ड करके रखा है तो उसकी एनर्जी तो कुछ न कुछ वेस्ट हुई होगी, पर वर्क डन उसमें 0 आएगा क्योंकि इसमें उसका कुछ हुआ नहीं, पर उसकी एनर्जी कुछ ना कुछ वेस्ट हुई होगी उसे 2 मिनट तक होल्ड करने में, तो फिर एनर्जी आ जाएगा। देखो वेट लिफ्टर jets 220 kg vertically through 1.5 meter and hold still at that height for 2 minutes. The work done by him in lifting, देखो पहले तो लिफ्टिंग में निकाल दिया आपने, लिफ्टिंग में तो निकाल दी होगी खैर mgh लगा के ना, ये सर ये तो ओके, एंड इन होल्डिंग इट स्टिल आर रेस्पेक्टिवली, होल्डिंग के केस में उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया क्या? नो सर। अब जब उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट ही नहीं किया, देखो वर्क डन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्टिव में आता है। मैंने कहा कि नीचे से ऊपर ले गया मैं एच हाइट पर, ले गया, तब तो वर्क डन हो गया mgh और उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी mgh, ओके। अब मैंने कहा कि एच हाइट पर एक मेरी एच हाइट पर कोई बॉल है, बॉल वो रखी हुई है, 2 मिनट बाद भी वहीं पर रखी हुई है, 3 मिनट बाद भी वहीं पर रखी हुई है, तो वर्क डन कितना आएगा बताओ? 0 ही तो आएगा। कितना आएगा वर्क डन? 0। 0। नो डिस्प्लेसमेंट, जब तक कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वर्क डन 0। कुछ वेस्ट। आंसर क्या है इसका? बी है क्या? यस सर यही है, पर उसको होल्ड करने में, दो होल्ड करने में एनर्जी तो वेस्ट हुई होगी। एनर्जी वेस्ट हुई होगी, लेकिन एनर्जी भी उसकी देखो, पोटेंशियल एनर्जी जब हाइट पर ले गया तब भी उतनी थी, पोटेंशियल एनर्जी 2 मिनट बाद भी उतनी ही है। आपने आपने वर्क एनर्जी थ्योरम भी पढ़ रखी है, ओके। वर्क डन क्या होता है? चेंज इन एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं चेंज इन एनर्जी। एनर्जी चेंज ही नहीं होगी तो वर्क डन भी नहीं होगा, एनर्जी चेंज नहीं होगी तो वर्क डन नहीं होगा, तो एनर्जी चेंज नहीं हुई, वर्क डन 0 आएगा। और वैसे भी वर्क डन होता है डिस्प्लेसमेंट के केस में, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्प्लेसमेंट 0, वर्क डन भी 0, दैट्स इट। चलो क्वेश्चन नंबर 23, सर ये हो गया। ये वाला हो गया सिंपल। आपको क्या लगाना है? यस सर। सिंपल 24। ओके, 24 24 and 25। ये कराने, सर अब आप कल ही करा देना, तब हम Yes. ठीक जी। हम करके लिए। तो देखो ऐसा है कि देखो वैसे तो मैंने लेवल 2 भी डाल रखा है, ठीक है, लेवल 2 भी करके लाना, लेवल 2, ठीक है सर। ओके। ओके, हेलो, सर रिकॉर्डिंग की है सर आपने? लाएंगे सारे। हाँ रिकॉर्डिंग तो हो रही है शायद,
हाँ रिकॉर्डिंग तो है। सर लिंक ही भेज देना सर फिर। 6:30 से जल्दी नहीं ले सकते कि क्लास फ्राइडे सैटरडे संडे? कोशिश करते हैं। सर आज आपने 7 बजे क्लास। हाँ आज लेट हो गया, थोड़ा लेट हो गया था आज। आज क्या है कि मैं थोड़ा काम में फंस गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख लो एक बार, तो आपका लेवल 2 एटलीस्ट फिर थोड़ा सा कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी। ओके सर। 6 का मल्टीप्लाई 4 से 24, लेकिन हमें पता है सर आई के साथ में डॉट क्या होता है 1, क्या आता है 1। ओके माइनस, लेकिन 0 आई का जे के साथ में क्या आएगा डॉट 0 0। ओके यहाँ तक क्लियर है? ये फर्स्ट यस का हो गया। सर प्लस प्लस 6 का 6 के साथ में आई और जे क्या होगा पता, डॉट 0। अब सर आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत धीरे आ रही है। ओके ओके 6 आई का 6 जे के साथ में डॉट 0, क्यों ये आई है और ये जे है 0। माइनस 8 का 6 के साथ में बताओ, माइनस का 48 इंटू आई जे होता है 1। तो कितना आंसर आ गया, काउंट करो फटाफट, काउंट करो। -24 जूल। माइनस का 24 जूल। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी। सर इसमें हमने डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं निकाला? क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 12th वाला क्वेश्चन जो है वो कल वाले कॉन्सेप्ट से होगा। कल वाला कॉन्सेप्ट क्या है कि फोर्स जो है होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, डॉट वेक्टर वाला लगा दूं क्या, डॉट प्रोडक्ट यस सर। डॉट प्रोडक्ट वाला लगा दूं? ठीक है, देखो अगर एंगल दे रखा होता है तो एंगल वाले से जाएंगे अपन। डॉट प्रोडक्ट यानी कि देखो ये दे रखे हैं आई जे के कैप, तो डॉट प्रोडक्ट इज द बेटर ऑप्शन। तो यहां से पुट करो फोर्स की वैल्यू कितनी है, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। ओके, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है, डॉट करना है इसका डी के साथ में। डी क्या है यहाँ पर, एस कितनी है 4 आई कैप 4 आई कैप प्लस j कैप प्लस 7 k कैप। 7 के कैप। अब आपने कल सीख लिया ना डॉट प्रोडक्ट निकालना। ओके, डॉट प्रोडक्ट बताइए क्या होता है, आई और आई का क्या होता है 1, आई और आई का 1, जे और जे का 1, के और के का, के क्या है यहाँ पर, के जेड एक्सिस के लिए इस बार है ना, के जेड एक्सिस के लिए है, तो इसमें तीनों डायरेक्शन ले लिए हैं, तो के कैप के 1, लेकिन आई डॉट जे का होगा 0, इसी तरह से के डॉट आई का 0, यानी कि अदर यूनिट्स में 0 होगा है ना, और सेम में 1 होगा। तो मुझे बताओ फटाफट क्या होगा, आई का आई के साथ में कितना आएगा 4 प्लस 4 जे का जे के साथ में 2 प्लस के का के के साथ में 7। 7 ओके, तो कितना आ जाएगा 13 जूल। वर्क डन हो जाएगा आपका, क्या आएगा वर्क डन 13 जूल। ओके यस सर। ओके, चलो नोट कर लो इसका जो भी है, स्नैपशॉट ले लो। ओके, शुड आई गो फॉर नेक्स्ट? The question number 14. 13 इज क्लियर? यस सर। अरे आगे नहीं मोड़े बता दिया था। फिलर डालिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 सर ये तो ये हो गया क्या? यस सर। आपको थ्योरी लिखवा रहे थे। क्या कह रहे हो? सर ये वाला क्वेश्चन तो हो गया, आपने ही करवाया था। चलो हाँ, मैंने यहाँ पर नोट्स में करवा दिया था है ना, ये नोट्स में है। ओके, वैसे भी बाय द वे आपको करना क्या है, देखो वर्क डन अगर ग्राफ दे रखा हो किसमें, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में, तो मैंने बताया था क्या करना, एरिया क्या लेना है दोनों का, एरिया क्या लेना है, एरिया। एरिया काउंट करना है। आप पर एरिया काउंट करना आता ही है,
देखो दोनों ग्राफ प्लस में है, तो घटने का कोई सवाल नहीं है, दोनों ऐड होंगे। इस ट्रायंगल 1 का और ट्रायंगल 2 का एरिया आप निकाल लो, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। चलो, कॉन्सेप्ट आना चाहिए बस, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 14 ये हुआ क्या? नहीं हुआ सर। चलो तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मैंने कल आपको एक चेन वाला क्वेश्चन कराया था कि नहीं कराया था? कराया था। मैंने उसमें कहा था कि जो ये जो ग्रेविटी लगती है वो लगती है सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास पर लगती है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यूनिफॉर्म चेन है। यूनिफॉर्म चेन देना बहुत जरूरी है। यूनिफॉर्म चेन का मतलब है कि जो हर उसका चेन का जो भी हर लॉक होगा ना, वो सेम मास का होगा, अलग अलग नहीं होगा। ठीक है, पहली बात। फ्रैक्शनलेस टेबल है, उसकी जो हाफ लेंथ है वो हैंगिंग ओवर द एज। देखो क्या सीन है, एक टेबल दे रखी है, ये आपकी रही टेबल। अब इस टेबल पर एक चेन पड़ी है जिसकी आधी तो वो टेबल पर रखी हुई है और आधी चेन लटकी हुई है। ठीक है, इस तरह से सीन है कुछ। ठीक है, ओके। L/2 तो ऊपर है और L/2 नीचे की तरफ लटकी हुई है। ये अभी तक गिवन कंडीशन है। इफ द चेन है मास m, पूरी चेन का मास क्या है? m है। ठीक है, लेंथ l है। चलो ठीक है, हमने लेंथ पहले कंसीडर कर ली। L/2 हमने डिवाइड भी कर दी। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू पुल द हैंगिंग पार्ट बैक ऑन टू टेबल? यानी कि जो ये आधा पार्ट लटका हुआ है ना, इसको वापस टेबल पर खींचने के लिए, उसको पुल अप करने के लिए, पुल अप मतलब खींचने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा? ठीक है, अब मुझे बताओ, अब आप मुझे बताओगे। देखो, आधी चेन टेबल पर रखी हुई है, आधी चेन यहां पर लटकी हुई है, तो ये जो मास है, चेन पूरी यूनिफॉर्म है। यानी कि अगर आधी चेन का मास में टोटल मास है m, तो ऊपर वाली चेन का मास हो जाएगा m/2, नीचे वाली का भी कितना हो जाएगा? m/2। यस और नो? यस और नो? यस सर। ठीक है, देखो अगर यूनिफॉर्म चेन है, आधी चेन तो ऊपर रखी हुई है, आधी चेन नीचे लटकी हुई है, तो आधी जो लटकी हुई चेन का मास हो जाएगा m/2, लेंथ भी हो जाएगी L/2। अब मैंने आपको बताया था कि जो ग्रेविटी वर्क करेगी वो हाफ पर, किस पर वर्क करेगी? हाफ पर। करेगी नहीं करेगी? जो हैंगिंग पार्ट है उसकी भी हाफ लेंथ पर लगेगी ग्रेविटी। तो अब मुझे बताओ वर्क डन कितना होता है? mgh। नॉर्मली क्या होता है? mg। mg। अब आपको जो मास लेना है वो लेना है आधी चेन का, यानी कि m/2। ओके, जी तो जी रहेगा, जी पर कोई फर्क नहीं पड़ना। हाइट, हाइट जो है कितनी आएगी बताओ? पलक हाइट बताओ कितनी कंसीडर करूं? m/4। यस ऑब्वियसली L/4, क्योंकि सर जितनी हाइट लटकी हुई है उसकी हाफ पोजीशन पर लगेगी ग्रेविटी, यानी कि L/4। ओके, तो यहां से आपका आएगा mgL/8, mgL/8। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी। सी इज राइट। सर, यस। सर ये जो mg हमने फोर्स लगाया है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है? कौन सा? सर ये mg जो हमने फोर्स लगाया है, हाँ, ये ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स चैन को ऊपर कैसे कर देगा? हमें कोई अपना फोर्स लगाना पड़ेगा ना, जिससे कि वो चेन ऊपर होगी। आप देखो इस पॉइंट में हमेशा कंफ्यूज रहते हो है ना। देखो मैंने कहा भी है आपको, यस सर। देखो ये रही टेबल। अब एक बात बताओ, इस चेन को मैं ऊपर पुल अप करूंगा, ऊपर खींचना है, तो मुझे वाकई में एक फोर्स लगाना पड़ेगा F। लेकिन ये जो F फोर्स है वो किसके अगेंस्ट लगाना पड़ेगा? mg के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट लगाना पड़ेगा? mg के अगेंस्ट, ग्रेविटी। यानी कि ग्रेविटी के अगेंस्ट मुझे लगाना पड़ेगा। तो यानी कि मुझे F निकालना है, तो मैं एक्चुअल में mg ही कह दूं उसको। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने ऊपर खींची, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर खींची है
तो आपको mg के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, तो आपको फोर्स mg लेना है, mg कंसीडर करना है कुल मिला के ये, ठीक है। आपको फोर्स बेटा mg लेना है। जब ग्रेविटी की बात आएगी तो एक ही फोर्स वर्क करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो मास और ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, जो कि mg। ओके ओके, इज दैट क्लियर? ओके सर। अगर कोई ऐसा कहे ना और आपको, सर वो माइनस mg हो जाएगा क्योंकि हम उसके अगेंस्ट में करेंगे तो। क्या वर्क डन आपको हाँ वर्क सर, वो जो फोर्स हो जाएगा वो माइनस mg हो जाएगा ना। बिल्कुल सही बात है। हम डायरेक्शन की कोई बात करेगा तो डायरेक्शन में तो आप जरूर माइनस mg लगाओगे, लेकिन जनरली मैग्नीट्यूड की बात की जाती है, मैग्नीट्यूड है ना, मैं कह भी चुका हूँ मैग्नीट्यूड। कोई डायरेक्शन की बात करेगा स्पेशल, तब आप कहोगे कि जो वर्क डन है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी यानी कि माइनस का। बाकी आप मैग्नीट्यूड में आंसर दोगे हमेशा। चलो सर नेक्स्ट। पर जब हम फोर्स mg उसके अगेंस्ट लगाएंगे तो वो ऊपर कैसे उठेगा? mg नीचे लग रहा है, mg ऊपर लग रहा है, तो नेट फोर्स तो फिर 0 हो जाएगा। अरे देखो, ये कोई बॉल है, इसको आपने एक फोर्स ऊपर खींचा, ठीक है, मान लो h हाइट खींचा, अब फोर्स लगा के आपने h हाइट इसके ऊपर खींचा, तो आपने कितना वर्क डन कर दिया? इस बॉल को, m मास की इस बॉल को h हाइट पर ले जाने के लिए आपने जो भी एनर्जी इन्वेस्ट की है इन द फॉर्म ऑफ वर्क, वो वर्क कितना किया? यानी कि वो होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आपने कौन सा लगाया? फोर्स F ऊपर लगा रहे हो, लेकिन आप इस पर ग्रेविटी फोर्स वर्क करेगी तो वो नीचे की तरफ mg, ठीक है। अब ये जो F है वो mg को इक्वल होना चाहिए, F mg के इक्वल होगा, तो F की वैल्यू आप रख दोगे mg, और डिस्प्लेसमेंट आपने लिया हाइट h, तो ये वर्क डन होगा आपका mgh। तो डायरेक्टली सिंपल कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी फोर्स लगाकर हम किसी बॉल को h हाइट पर ले जाना चाहते हैं तो आपको वर्क करना पड़ेगा mgh, सिंपल, या फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी h हाइट पर जाने के बाद mgh। mg इज दैट क्लियर? तो इस फोर्स का रोल सिर्फ इतना है कि आपको बस ये पुल अप करना होता है h हाइट, बस। बाकी वर्क जो है वो mg से निकाला जाएगा। ओके ओके, तो आप ऐसे कंफ्यूज मत हो ये वाला फोर्स क्या है, ये वो, आप तो mgh लगाना है ग्रेविटी में बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अच्छा है ना? सर ठीक है, ये भी नहीं हुआ। ये क्वेश्चन हुआ क्या? नो सर। चलो देखिए, 5 kg का बॉक्स, 5 kg का एक बॉक्स है, हॉरिजेंटल सरफेस, यानी कि हॉरिजेंटल ये मूव कर सकता है, ठीक है। ओके, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड सरफेस 0.5। तो मुझे बताओ ये 0.5 क्या दे रखा है रोहन इन द क्वेश्चन? सर के या फिर म्यू, फ्रिक्शन के केस में म्यू। देखो आप याद करो, हमने फ्रिक्शन वाला टॉपिक पढ़ा था, तो फ्रिक्शन क्या होता था? मोशन के अपोजिट, मोशन हो रहा है इस डायरेक्शन में, सपोज फोर्स लग रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में लगता था फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वैल्यू मैं लिख देता हूं नीचे कि फ्रिक्शन स्मॉल f, फ्रिक्शन फोर्स स्मॉल f इज इक्वल टू म्यू r। ये मैंने लिखा था कि नहीं लिखा था उस केस में, उस टॉपिक में? म्यू r क्या होता है सर? r होता है नॉर्मल फोर्स, यानी कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऊपर की तरफ जो लगता है, ठीक है। तो म्यू, अब r क्या है एक्चुअल में? r ऊपर की तरफ लगेगा, लेकिन ये बैलेंस रहता है नीचे वाले mg से, mg, ठीक है, mg से बैलेंस रहेगा r। भाई r कोई पर्टिकुलर वैल्यू तो निकाल नहीं रहे हम, r की वैल्यू इक्वल हो जाएगी mg के, जो कि हमेशा बैलेंस रहता है, कभी नीचे थोड़ी भागती है ब्लॉक, तो r की वैल्यू आप रखोगे mg। तो डायरेक्टली अगर मैं कभी भी आपको बोलूं ना कि फ्रिक्शन निकालो, फ्रिक्शन फोर्स निकालो,
तो आपको पता है 3 चीज चाहिए, सिर्फ 3 चीज सर हमें। तो एक तो चाहिए म्यू, यानी कि ये जो दे रखा है आपको सरफेस का फ्रैक्शन, काइनेटिक फ्रैक्शन म्यू, एक चाहिए मास और एक चाहिए जी। तो यहां से आप निकाल सकते हो फ्रैक्शनल फोर्स। इस क्वेश्चन में भी यही आपको लगाना है, यही अप्लाई करना है, म्यू एम जी। तो देखियो एफ निकालो भाई, क्या आएगा, वो सॉरी वर्क निकालो, वर्क ड्यू टू फ्रैक्शन इक्वल टू, बताइए, माइनस का एफ इंटू डी। क्या कर दूं मैं, माइनस क्यों कर रहा हूं, अपोजिट माइनस क्यों कर रहा हूं मैं, इस बार डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन दिखानी है आपको, अपोजिट। और हमें पता भी है फ्रैक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट होता है। तो माइनस के एफ की वैल्यू क्या है यहाँ पर, म्यू एम जी इंटू डी, ठीक है। माइनस का म्यू कितना दे रखा है, 0.5, ए गुड़िया और 0.5, मास कितना दे रखा है 5 kg, जी कितना है 10, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को आप मीटर में बदलोगे तो 10 इंटू 10 की पावर -2। इस इक्वेशन को सॉल्व करो पूरी को, जो भी आंसर आएगा इसको सॉल्व करो। अरे यार ठीक है, इसको सॉल्व करो आप। सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, माइनस के 2.5 जूल। कितना आएगा आंसर, 2.5 जूल। यही आ रहा है ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन की वजह से, देखो यहाँ पर आंसर जो पूछा ना, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन आपका राइट आंसर है, -2.5। ओके, तो ऑप्शन डी है, आपको डायरेक्ट पिक करना है, चेक ही नहीं करना फिर बाद में। चलो, शुड आई गो नेक्स्ट। कैसे होगा क्या सर, ये हमारा जो फोर्स हम जो लगाएंगे वो 2.5 जूल्स कैसे होगा? ये दूसरा वाला फोर्स, यस सर, जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है। यस यस यस। देखो हॉरिजॉन्टल फोर्स के केस में मुझे भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्यों, देखो आपको वर्क निकालना है हॉरिजॉन्टल फोर्स के केस में, तो एफ इंटू डी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट दे रखी है सर 10 इंटू 10 की पावर -2, बट फोर्स के लिए आप क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा एम ए करोगे, एफ इक्वल टू होता है एम ए। मास दे रखा है 5, ए नहीं पता, डी दे रखा है 10 इंटू 10 की पावर -2। ए कैसे, ग्रेविटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या चीज सर, इसमें ग्रेविटी की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर वो सर वो कांस्टेंट वेलोसिटी भी कह रहा है, तो एक्सीलरेशन तो होगा ही नहीं। यस, इसीलिए मुझे डाउट था कि कांस्टेंट वेलोसिटी कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ से फोर्स जनरेट कैसे होगा, नहीं होगा। या फिर ऐसा कहें ए 0 होता है फॉर द कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। या फिर इसने ए किसी भी तरीके से अगर हमें दे रखा होता मास और फोर्स, तो हम डायरेक्टली लगाते। तो इसलिए यहाँ पर ये, हालांकि मैं इसीलिए आपको डी ऑप्शन क्लिक करवा रहा हूँ, केवल इसकी वजह से, इस फ्रैक्शन की वजह से। अदरवाइज ये वाला जो वर्ग है ये इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट डेटा कहेंगे इसको, इनकम्प्लीट, या फिर इसको हम 0 भी कह सकते थे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर अगर हम 2.5 जूल्स फोर्स लगाएंगे और हमारा -2.5 जूल्स है, तो कैसे करेगा? हेलो सर, जब हम अपना 2.5 जूल्स लगाएंगे और फ्रिक्शन -2.5 जूल्स लगा रहा है, तो कैसे करेगा? क्या वर्क डन, क्यों वर्क डन तो हो सकता है, वर्क डन को जरूरी थोड़ी है। अगर हमने जैसे कि इधर वर्क किया सर, उधर वर्क किया, ये तो फ्रैक्शन की वजह से नेगेटिव में वर्क आ रहा है, ये हमारे फोर्स की वजह से वर्क आ रहा है। ऐसा नहीं है कि सर ये तो कट के 0 आ जाएगा, ऐसा थोड़ी है।
इट्स नॉट फोर्स। फोर्स अगर आप इक्वल अपोजिट लगाते हो, फोर्स अगर आप फोर्स आप अगर इक्वल एंड अपोजिट लगाते हो तो इस पर एक्सेलरेशन 0 आएगा। लेकिन वर्क डन अगर इक्वल एंड अपोजिट है तो कोई मैटर नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि सर वो बैलेंस रहेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। वर्क डन एक अलग चीज है, वर्क डन वैसे भी स्केलर क्वांटिटी है। चलो तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्या दे रखा है, क्या कर सकते हो क्या 16? बताओ क्वेश्चन नंबर 16 हो गया क्या? हेलो, नो सर। देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, वर्क निकालना है आपको। क्या होता है, मैंने फिर से बताया, फोर्स इनटू फोर्स डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब आपको इसके बनाने पड़ेंगे कोऑर्डिनेट। क्यों बनाने पड़ेंगे सर? इसके तो कोऑर्डिनेट दे दिए इसने, इसके नहीं दिए, तो कोऑर्डिनेट बनाने पड़ेंगे। ये एक्स में, ये वाई में और ये जेड में। तो एक्स आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप बन गए कोऑर्डिनेट, ठीक है साहब। सर अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें? देखो अगर आपको दो पोजीशन दे रखी हो, एक x1 और एक x2, ठीक है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो क्या होता है x2 माइनस माइनस x1, x1 यानी कि ऐसा भी कह सकता हूँ फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, है ना। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल तो हम जानते हैं, पोजीशन। यस। तो यहाँ से आपको x2 तो ये रखना है, क्योंकि ये यहाँ से 2 यहाँ ले आई गया है। कैप प्लस 3 जे कैप यस, तो क्या आएगा बताइए? 2 माइनस 1 आई कैप 5 कैप प्लस प्लस 3 माइनस 4 जे कैप माइनस 4, और यहाँ पर क्या है माइनस 6, इधर प्लस का बार के कैप। ये आपके आ जाएंगे सर डिस्प्लेसमेंट ये के प्लस कोड। 6 क्या 6 माइनस में आएगा बेटा, क्योंकि हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये आएगा आपका 1 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 10 के कैप, ठीक है। ये आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट। क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट। तो देखो वर्क इक्वल टू है फोर्स, फोर्स की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है 6i 2j प्लस के का डॉट प्रोडक्ट करना है विद द डिस्प्लेसमेंट। रख दो i माइनस जे माइनस 10k। क्या कर सकते हो, क्या दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हो आप? ओके, सर इसमें हम थीटा की वैल्यू रखते, किसकी? थीटा? क्या कह रहे हो? की वैल्यू नहीं रखते सर इसमें। किसकी वैल्यू? सर इसमें थीटा की वैल्यू नहीं रखते क्या? अरे नहीं नहीं, ये डॉट सर प्रोडक्ट है, थीटा। ये डॉट प्रोडक्ट है। मैंने क्या बताया, डॉट प्रोडक्ट अलग चीज होती है। देखो वर्क के कितने फॉर्मूला हो गए। वर्क का पहला फॉर्मूला एफ डी कॉस थीटा। मैंने एक चीज बताई आपको, कॉस थीटा को आपको मर्ज करना है तो एफ डॉट डी, एफ डॉट डी मैंने बताई थी ना एक दिन, याद करो। यस सर बताई थी आपने, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट। ये डॉट प्रोडक्ट में चला जाता है, कॉस ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है डॉट प्रोडक्ट में। तो यहाँ से आंसर क्या आने वाला है, 6 का 1 से 6 माइनस का माइनस माइनस प्लस 2 और के माइनस के तो माइनस 10। तो कितना आएगा आंसर, कितना आएगा माइनस के 2 जूल। कितना आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ओके ओके गाइस, ओके सर। हैव यू नोटेड? ठीक है, यस सर। स्नैपशॉट ले लो, आई विल इरेज। चलो नेक्स्ट कर लिया कि 17। देखो 17 इज वेरी क्वाइट इंटरेस्टिंग, बट आपके आउट ऑफ स्लिप, मतलब एक तरह से आउट ऑफ कॉन्सेप्ट होगा। आई होप आपने इंट्रीगेशन पढ़ेंगे क्या? इंट्रीगेशन, इंट्रीगेशन के बारे में जरा सुना है?
सर सुना तो है पर सर पढ़ा नहीं। मैंने उस दिन एक्स्ट्रा फैक्ट में नहीं बताए थे क्या सुना इंटीग्रेशन? है, पढ़ा नहीं। नहीं, एक्स्ट्रा फैक्ट में बताए थे क्या? यस सर बताओ। ठीक है, तो यस बस सर आप, बताए थे। हाँ, आप वही लगाओगे। फोर्स दे रखा है, एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, ठीक है। वर्क डन निकालना है, डिस्प्लेसमेंट है 1 मीटर से 2 मीटर। तो देखो वर्क बराबर होता है इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन एफ डॉट डी, ठीक है। यहाँ पर ये सिंपल मल्टीप्लाई है, ध्यान रखना, ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, एफ डॉट डी। ओके, अब देखो एफ डॉट, अगर मैं इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखता हूं ना, तो मैंने आपको बता रखा है ये डी होगा किसी न किसी के रेस्पेक्टिव में, एफ भी किसी न किसी के रेस्पेक्टिव में। तो देखो इंटीग्रेशन फोर्स दे रखा है आपको 2 प्लस एक्स, ओके, और ये जो x हो जाएगा ये dx, मैंने उस दिन बताया था ना आपको, रेस्पेक्टिव में आपको बनाना पड़ेगा dx। लिमिट, लिमिट रखोगे आप x की कितनी, 1 से 2, कह रहा है ना खुद ही, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 1 मीटर टू 2 मीटर। तो मैंने ये 1 मीटर से 2 मीटर के बीच में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन करना है। तो बताइए कौन बताएगा, 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2x, क्या होता है 2 का, 2x प्लस x का क्या होता है, देखो x की पावर n से होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये बताया था या नहीं बताया था, बताया था। तो x का होगा इंटीग्रेशन, सिंपल x का क्या होगा, x की पावर 1 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर 1 होती है, स्क्वायर बाय 3 अपॉन 2, 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ओके। और लिमिट अभी भी 1 से 2, ठीक है। लिमिट आपने अप्लाई करना सीख लिया था उस दिन, पहले अपर लिमिट रखी जाएगी माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट रखो एक्स की जगह 2 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज, माइनस लोअर लिमिट रख दो, 1 को रख दो, तो ये आएगा 2 प्लस हाफ। कैलकुलेट करो फटाफट, कैलकुलेशन करो फटाफट, तो ये आएगा 6 माइनस का 5/2, 6 माइनस 5/2 यानी कि 12 माइनस 5/2, तो यहां से आपका आएगा 7/2, और 7/2 कितना होता है, 3.5 जूल। ऑप्शन नंबर ए, ओके ओके, दिस इज क्लियर। यस सर। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन था। और आप ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है ना, 16 और 17 दोनों आप इंपॉर्टेंट उसमें रख सकते हो, इंपॉर्टेंट सर्कल में। आप जैसे वर्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है, दिस एंड दिस इंपॉर्टेंट, ओके। चलो, ये आपका जो लेवल है ना, अब ये आपका लेवल बहुत अच्छा है, आपको लगभग 11th का टच कर रहा है, 11th क्लास का आपको पोर्शन टच हो रहा है लगभग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सर 9 अभी अपनी स्क्रीन, क्या, जो अपनी स्क्रीन पे आपकी आवाज कट रही है, पलक आवाज कट रही है। पलक बोलो, क्या कह रहे हो? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 19 में कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 19 में कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। देखो 19 तो वैसे ही होगा जैसे मैंने चेन वाला कराया वही है, बस 3/4 लटकी है नीचे, तो मास को भी आप 3/4 नीचे और 1/4 ऊपर, इसी तरह से लेंथ को भी डिवाइड कर देना, फॉर्मूला लगा देना वैसे की वैसे। 20 बताओ, 20 भी देखो वैसे तो आपको आई थिंक इंटीग्रेशन लगाना है, क्या लगाना है, इंटीग्रेशन, वही है सेम क्वेश्चन, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स। एफ कितना दे रखा है
20 प्लस 5x, ठीक है, और विद रेस्पेक्ट टू dx। इंटीग्रेशन लिमिट कितनी दे रखी है, 0 से 4। बताइए क्या नहीं कर पाओगे? पलक, पलक यस सर। कर लोगे ना? मैं छोड़ दूं? कर लोगे या फिर करा दूं? सर एक बार करा दो। देखो 20 कांस्टेंट है, 20 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू dx 20x प्लस प्लस 5 x का क्या बताया मैंने, x² बाई 2, ब्रैकेट क्लोज, लिमिट 0 से 4। कैसे रखोगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले अपर लिखो, तो 20 इंटू 4 मैं डायरेक्ट कर रहा हूं ना, 18 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 8 5 जा 40, माइनस माइनस, लिमिट 0 तो सब पूरा फंक्शन 0। 120 इज द आंसर। 120 जूल है क्या ऑप्शन में या नहीं है? 120 जूल कहाँ है? सर ऑप्शन सी। सी। ओके, तो इस तरह का मतलब अप्रोच, इंटीग्रेशन वाला अप्रोच आप पर आ गया, डॉट प्रोडक्ट का अप्रोच आ गया, ग्राफ से एरिया निकालने का अप्रोच आ गया। ये सब वर्क डन के लिए ही है। चलो क्वेश्चन नंबर 23, ये हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? यस सर। कौन सा आंसर होना चाहिए बताओ? ए हो जाएगा ना? हेलो, 22 में डाउट। 22 कहाँ है? 22 सिंपल होगा। अगर मैंने छोड़ रखा है ना तो, सर इससे पिछली वाली स्लाइड दिखाना। पिछली वाली स्लाइड ये रही 20। ओके सर। ठीक है, सर मुझे 22 में डाउट है। अब 22 मेरे पास अवेलेबल नहीं है, वरना मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने अगर स्किप किया है तो वो नॉर्मल या फिर सिंपल थ्योरी वाला क्वेश्चन होगा। यस और नो? कैसा क्वेश्चन है? सर मैं एक बार बोल दूं, आप बता देना। हाँ बोल दो, बोलो चलो। Identify the non-conservative force in the following. Option A, weight of a body. Option B, force between two ions. Option C, magnetic force. Option D, air resistance. हाँ, तो इसका आंसर होगा एयर रेजिस्टेंस, क्योंकि बाकी तुम वैसे तो फोर्सों के बारे में जानते नहीं हो। मैग्नेटिक फोर्स भी होता है, आपको मैग्नेटिक फोर्स भी होता है, डिपेंड नहीं करता ऑन द पाथ। ये जो ABC ऑप्शन है ना, ये तीनों पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं, ये वाले फोर्स। बट ऑप्शन नंबर डी, एयर रिस्ट्रिक्शन, ये पाथ पर डिपेंड करता है। सो दैट्स वाई ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, ये आपको नॉलेज नहीं होगी दूसरे फोर्स वाले, जो मैग्नेटिक फोर्स है या फिर जो आयंस के बीच में, इसलिए आपने यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है ना। अदरवाइज डी है आंसर। चलो 23 तो क्लियर है ना? 24 बताओ। 24 भी सिंपल सा तो है, ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। ठीक है, क्यों? रिकवरेबल का मतलब होता है कि जैसे हमने पत्थर फेंका, ऊपर की तरफ स्टोन फेंका एम मास का, तो अगर वापस उसी पोजीशन पर आ सकने वाला चीज, आ सकने वाली ऑब्जेक्ट फोर्स की वजह से, पहले फोर्स ऊपर लगा फिर फोर्स नीचे लगा, तो आ गया रिकवरेबल, तो रिकवरेबल होता है। ठीक है, कंप्लीटली रिकवरेबल, नॉट कंप्लीटली, नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंप्लीटली रिकवरेबल होता है। यस, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड अपॉन पाथ, यस ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दीज। ठीक है, 25 देखो। वर्क डन बाय द अगेंस्ट ए कंजर्वेटिव फोर्स इज राउंड ट्रिप इज, ये भी वही है। राउंड ट्रिप का मतलब है कंजर्वेटिव फोर्स
यानी कि ग्रेविटी, आप एग्जांपल के लिए ले लो ग्रेविटी, है ना। आपको भैया आंसर लेना है तो कुछ भी अज्यूम कर लो, कोई भी एक ऐसा फोर्स जो कंजर्वेटिव हो। मैंने तो ग्रेविटी कर लिया अज्यूम। अब ग्रेविटी के लिए देखो, मैंने स्टोन फेंका, वापस वो नीचे उसी अर्थ पर आ सकता है क्या? यस, बैक आ सकता है। जब बैक आ गया तो एक बात बताइए मुझे, एक पूरी ट्रिप बन गई। राउंड ट्रिप का मतलब है उसी पोजीशन पर लौट के आ जाना, राउंड ट्रिप, उसी पोजीशन पर लौट के आ जाना, राउंड ट्रिप हो गई। इस केस में मुझे बताइए कि वर्क डन क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो वर्क डन भी जीरो, ठीक है, तो वर्क डन भी जीरो। क्या आंसर है इसका? जीरो है क्या? सर एक बार सर एक बार 23 और 24 बता दो। अरे अभी कहाँ थे आप? 24 अभी तो बताया। सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी तब। 24 देखो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज कंप्लीटली रिकवरेबल। ओके, कंजर्वेटिव फोर्स होता है ग्रेविटी। कौन सा होता है? ग्रेविटी, या फिर स्प्रिंग वाला फोर्स। स्प्रिंग वाला फोर्स, जरा आप सोचो, स्प्रिंग को आप एक बार कंप्रेस करो, फिर वापस छोड़ दो, उसी पोजीशन पर लौट के आ जाती है, रिकवर हो जाती है, यस हो जाती है। आप स्टोन को अंडर द ग्रेविटी ऊपर की तरफ पुल करो, फेंको उसको, वापस पत्थर जो स्टोन है वो जमीन पर आ जाता है। तो पूरी ओके, हेलो, सर ओके चलो, ऑप्शन नंबर बी पर थे, एक चलो हो गया करेक्ट, ठीक है। तो ये रिकवरेबल होते हैं, कौन? कंजर्वेटिव फोर्स। बी है, जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं वो नॉन रिकवरेबल होते हैं, ये तो अपने आप में सही हो गया सेकंड ऑप्शन। सी, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड अपॉन पाथ, ठीक है, यस, पाथ पर डिपेंड करते हैं, जबकि कंजर्वेटिव फोर्स डोंट डिपेंड ऑन पाथ लाइक ग्रेविटी और स्प्रिंग फोर्स। तो ऑल ऑफ दिस इज द आंसर। 23rd में क्या है? 23rd तो सिंपल था आपका, आपकी जो क्या पूछा है, वर्क डन पूछा है। वर्क डन तो नॉर्मली होता ही है ना, क्या होता है बताइए? माइनस के हाफ के एक्स स्क्वायर, माइनस के हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर आपकी दो पोजीशन है, एक्स टू से सर नेट चूस जावे कोई एक्स हम टू, तो कह रहे तो आपको डायरेक्टली ए आंसर होगा हाफ माइनस के एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर, ठीक है, सिंपल। सर या फिर इसके लिए मैं बताऊं, और इसके लिए आप ऐसा करो, इंटीग्रेशन लगा दो। इंटीग्रेशन कैसे होता है? माइनस का एफ ऑफ एक्स डी एक्स। देखो, फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग, वर्क डन कितना होगा बताइए? फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन में x1 से x2, इसको सॉल्व करोगे, इसका आंसर डायरेक्टली आएगा, आपका आने वाला यही है, माइनस के हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ठीक है। ये आप कर लोगे ना इंटीग्रेशन, सिंपल इंटीग्रेशन है। स्प्रिंग का फोर्स तो आपको पता ही है ना, माइनस एफ एक्स होता है, माइनस एफ एक्स स्प्रिंग फोर्स, उसको dx के रेस्पेक्टिव में इंटीग्रेशन कर देना, दिस इज योर आंसर। ओके, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लेवल 2, ठीक है, मैच द फॉलोइंग, फटाफट फटाफट बताइए। ए के लिए कौन सा चूज करूं? केमिकल से मैकेनिकल, नेट चूस जाओ कौन सा? देखो, इसका आंसर आपको मैं बता दूं, ए है। क्या आंसर है इसका? ए। मैंने बता इसलिए दिया पहले ताकि आप मैच कर सको। तो ए से आर, ए जो है वो आर से करेक्ट है। जो कार इंजन होता है ना, कार इंजन,
क्या लेता है? पेट्रोल। 5 ml चूस को। रोहन क्या हुआ? कार इंजन जो होता है वो लेता है पेट्रोल और करता क्या है? व्हील्स, आपके पहिए को चलाता है, यानी मैकेनिकल एनर्जी क्या लेता है? पेट्रोल। पेट्रोल में क्या होती है? यस सर। केमिकल एनर्जी, यानी कि केमिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल। बी ऑप्शन में देखो, हीट इनटू मैकेनिकल, तो बी का एस, एस स्टीम इंजन। स्टीम क्या करता है? हीट, कॉइल, कॉइल की फॉर्म में हीट लेता है और मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो सॉरी मैकेनिकल एनर्जी देता है। ठीक है। सी, सी का है पी, सी का है पी। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। आपने देखा है क्या जनरेटर? जनरेटर क्या करता है? शादी जो फंक्शन होते हैं ना, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए चलाते हैं अपन, इलेक्ट्रिक एनर्जी को बनाता है वो कौन? जनरेटर। लेकिन लेता क्या है वो? मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है। ऑप्शन डी, डी का है क्यू, डी का है क्यू, यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर। ये तो हम पढ़ ही चुके थे। इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल में, पानी को चढ़ाता है, पानी को ऊपर ले जाता है, मैकेनिकल एनर्जी। ऑप्शन नंबर ई, ई का यू, सोलर सेल। सोलर सेल क्या करता है? लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी। ऑप्शन नंबर एफ, टी, टी क्या है? इलेक्ट्रिक बल्ब। क्या करता है इलेक्ट्रिक बल्ब? इलेक्ट्रिक एनर्जी टू लाइट एनर्जी। ओके। ओके, हेलो। तो इस तरह से आपके सारे जो है यस सर। हाँ लेवल 2 तक मैंने करा दिए हैं। ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि नेक्स्ट मैं चैप्टर कौन सा चालू कराऊं, कौन सा स्टार्ट कराऊं, बताइए। हेलो।